आपको सोचना है ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या फिर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अगर आप ये सोच सकते हो और आपने आंसर पता कर लिया तो आपके लिए आने वाले कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी हो जाएंगे। तो बहुत सीधे सीधे आपको बेटा क्या याद रखना है? याद रखना है टेम्परेचर बढ़ाओ, KW बढ़ाओ, H पॉजिटिव बढ़ाओ, OH माइनस बढ़ाओ। टेम्परेचर कम किया, KW कम किया, H पॉजिटिव भी कम किया और OH माइनस को भी कम कर देना है हमें। जितना भी PKW होता है, POH की वैल्यू भी उसकी आधी होती है फॉर द न्यूट्रल वाटर और न्यूट्रल सोल्यूशन ऑफ प्योर वाटर। तो जो हमारे पास स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो वाटर में पूरी तरीके से 100% डिसोशिएट हो जाएंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या हाल है बेटा आप लोगों के? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया से होगे, मजे में होगे और अपनी स्टडी को खूब सारा एंजॉय भी कर रहे होगे। बेटा आज हमारे पास इक्विलिब्रियम चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 है। इस लेक्चर में हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लास से हमने आयनिक इक्विलिब्रियम को स्टार्ट कर दिया था और आज भी उसी तरीके के कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे। आज जो हम लोग मेनली कवर करेंगे वो होगा अपना आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, पीएच स्केल एंड पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। इन टॉपिक्स को हम लोग आज कवर करने वाले हैं, तो जल्दी से चलते हैं। पिछली क्लास में हमारा थोड़ा सा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बचा हुआ था, सबसे पहले उसको कवर करते हैं। तो उसको कवर करने के लिए सबसे पहले आपको बेटा करना क्या है, ये जो मैंने एक यहां पे रिएक्शन दे रखी है ये वाली, आपको सोचना है ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या फिर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ये वो रिएक्शन है, जो सेकंड रिएक्शन है वो एक्चुअली में वो रिएक्शन है जो हमें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर प्रोवाइड करती है। ये तो आपको पता ही होगा भाई, हम पिछली क्लास से इसी चीज को तो डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास से हमने इसी चीज को तो डिस्कशन किया कि भाई आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहां से मिलता है हमें। इस इक्वेशन से हमें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मिलता है। हमें एक्चुअली में इस रिएक्शन की डेल्टा H क्या होती है, पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव होती है, इसके बारे में दिमाग लगाना है। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दिया रिएक्शन नंबर 1 में, जो आपको सबसे ऊपर दिख रही होगी। आपको सोचना है उस रिएक्शन की डेल्टा H क्या होगी, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। अगर आप ये सोच सकते हो और आपने आंसर पता कर लिया तो आपके लिए आने वाले कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी हो जाएंगे। और ये जो मैं चीज आपसे पूछ रहा हूं ये पहली बार नहीं पूछ रहा, आपने ऑलरेडी ये चीज थर्मोकेमिस्ट्री में कंप्लीट कर रखी है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाना है और बताना है आखिर ये जो इक्वेशन मैंने लिखी हुई है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो बहुत सारे बच्चों को अब तक स्ट्राइक कर चुका होगा कि ऊपर वाली रिएक्शन में हो क्या रहा है, 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ OH माइनस टू गिव 1 मोल ऑफ वाटर। और यहां से आपको एक चीज याद आ रही होगी कि सर ने आपको बताया है कि जब भी 1 मोल ऑफ एसिड 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ OH माइनस, जब भी 1 मोल H पॉजिटिव 1 मोल OH माइनस से रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन को बोला जाता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और जिसमें एनर्जी भी हमेशा कोई फिक्स वैल्यू में रिलीज होती है। आपको पता होगा इसकी एनर्जी होती है हमारे पास -13.7 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी रिलीज होती है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए ये वाली रिएक्शन काफी इजी हो गई। भाई मैंने आपको समझाया कि इस वाली रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H का साइन है वो है नेगेटिव, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और यहां पे मैंने उसको रिवर्स करके लिख दिया। तो जब हम किसी भी रिएक्शन को रिवर्स करके लिखते हैं तो डेल्टा H का साइन क्या हो जाता है बच्चों, डेल्टा H का साइन पलट जाता है। जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाता है। तो इस रिएक्शन के लिए अब लिखते हैं, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू होने वाली है +13.7 किलो कैलोरी। या फिर आपको याद रखना है कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। समझ भी आप बहुत ही इजीली सकते हो। देखो बेटा, वाटर जो होता है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल है, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ना आसान नहीं होगा। जब आपको वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी और एनर्जी देनी पड़ेगी, सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और प्रोसेस हो जाएगा एंडोथर्मिक। तो ये
प्रोसेस एंडोथर्मिक है, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको टेम्परेचर के साथ वेरी करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपको सोचना है क्या Kw की वैल्यू इंक्रीज होने वाली है या फिर Kw की वैल्यू डिक्रीज होने वाली है। अभी बेटा मैंने आपको पिछले कुछ क्लासेस में बताया था वांट ऑफ इक्वेशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरीके से हमने समझा था। तो वहां पे हमने देखा था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब भी टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा हमेशा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब यहां पे Kw की वैल्यू क्या होती है बेटा, यहां पे Kw की वैल्यू इंक्रीज होती है। यहां पे Kw की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहां पे Kw की वैल्यू इंक्रीज होगी। ये बात सही है, अब आपको समझ में आ गया होगा। और जब बेटा Kw की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आपको याद होगा कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली हमें दिखाता है एक कंपैरिजन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। आपको मैंने बताया है कि अगर मान लो Kw की वैल्यू बढ़ेगी, इसका सीधे सीधे मतलब है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब भी Kw की वैल्यू बढ़ेगी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जो रिएक्टेंट है वो और ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो अब हमने इस वाली इक्वेशन में टेम्परेचर बढ़ाया, भाई इस वाली इक्वेशन में टेम्परेचर बढ़ाया, आपको पता है कि H2O liquid converted into the H positive aqueous and OH minus aqueous। इसके लिए Kw की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी आती है बेटा, ये आती है अपने पास 10⁻⁻14 मोल पर लीटर स्क्वायर। कितनी आती है, 10⁻⁻14 मोल पर लीटर स्क्वायर। जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो वैल्यू ऑफ Kw इंक्रीज होने लगी। जब वैल्यू ऑफ Kw इंक्रीज होगी तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी बेटा, रिएक्शन अब जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन अपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हुई, जिससे और ज्यादा H पॉजिटिव बनेंगे और ज्यादा OH माइनस बनेंगे, जिसकी वजह से H पॉजिटिव का भी अमाउंट बढ़ जाएगा और OH माइनस का भी अमाउंट बढ़ने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो हम Kw की वैल्यू पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 10⁻⁻14, लेकिन ये फिक्स टेम्परेचर पे होती है। इट इज वैलिड एट द 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए सही है। अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव बढ़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस भी उतना ही बढ़ेगा और Kw की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। अपोजिट भी ट्रू है। अगर हमने टेम्परेचर को कम किया, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कम होगा, OH माइनस की वैल्यू कम होगी और Kw की वैल्यू भी कम हो जाएगी। यह हमें याद रखना है। अगर मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि भैया मुझे बताओ एट द 60 डिग्री सेंटीग्रेड Kw की वैल्यू 10⁻⁻12 होगी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इट इज नॉट द डाटा, 10⁻⁻14 होगी या फिर 10⁻⁻16 होगी। तो आपको यह समझना है कि सर ने टेम्परेचर बढ़ा चुके हैं, सर ने टेम्परेचर बढ़ा के दिया है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से Kw की वैल्यू बढ़ जाएगी और Kw की बढ़ी हुई वैल्यू क्या होगी, 10⁻⁻14 से ज्यादा आएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻12। और मान लीजिए इसी को मैंने ऐसे दिया होता कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे Kw की वैल्यू क्या होगी, 10⁻⁻12, 10⁻⁻14 एंड 10⁻⁻16। ये तीन ऑप्शन है।
अब आपके पास Kw की वैल्यू क्या होगी, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको पता है जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा Kw की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब Kw की वैल्यू कम हो जाएगी तो यहां पे हमारे पास आंसर आने वाला है 10⁻⁻16। तो बहुत सीधे सीधे आपको बेटा क्या याद रखना है, याद रखना है टेम्परेचर बढ़ाओ Kw बढ़ाओ, H पॉजिटिव बढ़ाओ, OH माइनस बढ़ाओ। टेम्परेचर कम किया Kw कम किया, H पॉजिटिव भी कम किया, और OH माइनस को भी कम कर देना है हमें। ठीक है, इससे क्या होने वाला है समझते हैं। देखो बेटा, अभी हमने एक चीज ये पढ़ी है Kw इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, Kw हमने पढ़ा है H पॉजिटिव इंटू OH माइनस। आपने बार बार बहुत सारी जगह ये देखा होगा P Kw, P Ka, P Kb, P H, P OH, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। ये आखिर P होता क्या है जिसको हम बार बार लिखते हैं, ये आखिर P होता क्या है, ये आखिर P होता क्या है। तो देखो बेटा, P का सीधे सीधे मतलब होता है माइनस लॉग बेस 10। अगर मान लो मैंने PH लिखा है तो इसका मतलब है माइनस लॉग H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ 10। तो यहां पे भी मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूं। मैं क्या करता हूं, टेकिंग माइनस नेगेटिव लॉग बोथ द साइड, यहां पे देखो बेटा एक और लिख देता हूं, इसकी वैल्यू होती है अपनी 10⁻⁻14 कहां पे, एट द 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब मैंने इसको लिया, देखते हैं क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस Kw माइनस लॉग Kw। यहां पे क्या आएगा, यहां पे जब हम पूरे का लेंगे माइनस लॉग क्या आ जाएगा बेटा, H पॉजिटिव इंटू OH माइनस, और यहां क्या आ जाएगा माइनस लॉग 10⁻⁻14। माइनस लॉग को क्या ले सकते हैं बेटा, अभी मैंने समझाया। माइनस लॉग किसका रिप्रेजेंटेशन है, माइनस लॉग को हम शॉर्ट में लिखते हैं P। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं P K W, माइनस लॉग Kw की जगह ले सकता हूं P Kw। फिर यहां पे हमें क्या लगना है, यहां पे क्या लगाना है, log m इंटू एन वाला फॉर्मूला लगाना है। जब आप log m इंटू एन का फॉर्मूला लगाओगे तो वो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग H पॉजिटिव माइनस लॉग OH माइनस, अब ये क्या आएगा, log m पावर n, उसको जब हम करेंगे n log m तो -14 यहां आएगा, निगेटिव -1 यहां पे लिखा है, -14 यहां पे आया, क्या हो गया +14, तो क्या गया 14 log 10। अब क्या आ गया, अब आ गया हमारे पास PKW इज इक्वल टू, ये क्या आएगा बेटा, मैंने आपको बताया था माइनस लॉग का मतलब होता है P, तो यहां मैं लिख सकता हूं PH, इसकी जगह क्या लिखूंगा, इसकी जगह लिखूंगा मैं POH, और इसकी जगह क्या लिखूंगा, इसकी जगह मैं लिखूंगा सीधे सीधे 14। ये हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गई, PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। और आपको यह भी पता है कि भैया H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्योर वाटर में H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना होता है, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन होता है 10⁻⁻7, और OH माइनस का भी कंसंट्रेशन कितना होता है 10⁻⁻7। तो अगर हम उस तरह से सोचे तो हमें क्या करना है, एक बार pH कैलकुलेट करेंगे तो न्यूट्रल वाटर का pH कितना आएगा 7, और OH माइनस की वैल्यू भी तो 10⁻⁻7 के बराबर ही तो है भाई। H पॉजिटिव का भी कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 के बराबर है, OH माइनस का भी कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 के बराबर है, तो POH की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, POH की वैल्यू भी कितनी आएगी बेटा 7, POH की वैल्यू भी कितनी आएगी 7।
ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा कि कैसे मैंने kW इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 kW इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू OH माइनस को 10 पावर माइनस 14 के बराबर रखा और माइनस लॉग लेके मैंने एक रिलेशनशिप फाइंड आउट कर ली। pKW इज इक्वल टू pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 और यहां पे न्यूट्रल वाटर का pH भी 7 होगा और POH भी 7 ही होना चाहिए। ठीक है बेटा, इसके बाद चलते हैं अब आगे आते हैं अपने सीधे सीधे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम आने वाले अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो यहां पे इन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड द KW ऑफ वाटर इज 55 टाइम्स ऑफ इट्स वैल्यू एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो देखो बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास KW की वैल्यू कितनी है, हमारे पास KW की वैल्यू होती है 10 पावर माइनस 14। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि जब इसी चीज को हमने देखा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो KW की वैल्यू कितनी ज्यादा आ गई थी, 55 टाइम्स ज्यादा आ गई थी। ये हो जाती है अपने पास 55 इंटू 10 पावर माइनस 14, इसको मैं लिख लेता हूं K1 डैश KW डैश। अब इसमें हमसे बोला गया कि भैया pH क्या होगा, तो देखो बेटा यहां पे हम क्या करते हैं, पहले POH कैलकुलेट कर लेते हैं, pKW कैलकुलेट करते हैं। क्या आएगा pK डैश W, ये क्या आ गया, ये आ गया माइनस लॉग 55 इंटू 10 पावर माइनस 14। इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 माइनस लॉग 55। ठीक है, इसको भी करते हैं आगे, तो क्या आएगा अपने पास आ गया 14 माइनस 1.74, 55 की हमें वैल्यू दे रखी है 1.74, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 12.26, ये आ गया हमारे पास 12.26, मतलब pKW की वैल्यू है इस समय हमारे पास 12.26। अब देखो जितना भी pKW होता है pH की वैल्यू उसकी आधी होती है, जितना भी pKW होता है POH की वैल्यू भी उसकी आधी होती है फॉर द न्यूट्रल वाटर और न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ प्योर वाटर। यहां पे भी हमें कैसा सॉल्यूशन दे रखा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन दे रखा है। न्यूट्रल सॉल्यूशन में H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस का कंसंट्रेशन, ये दोनों चीजें ही बराबर होती हैं। और उस केस में क्या आ जाएगा, उस केस में हमारे पास आ जाएगा pH, उस केस में क्या आएगा pH इज इक्वल टू pKW बाई 2। हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है, क्या आ गया pH इज इक्वल टू 12.26 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 6.13 जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। तो बेटा जो मैंने अभी आपको टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट समझाया था कि टेम्परेचर के साथ KW की वैल्यू चेंज होगी, ये क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। कुछ और भी क्वेश्चन है उनको भी देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट द 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो बेटा यहां पे भी क्या अभी मैंने आपको बताया कि भाई KW की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होती है, 10 टू द पावर माइनस 14। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं KW की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे KW की वैल्यू हर हाल में 10 पावर माइनस 14 से ज्यादा होनी चाहिए। तो हमें तलाश है एक ऐसे ऑप्शन की जिस ऑप्शन में KW की वैल्यू 10 पावर माइनस 14 से ज्यादा दे रखी हो। पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, KW इज इक्वल टू KW इज ग्रेटर देन 10 पावर माइनस 14, सही है। सेकेंड ऑप्शन में क्या दे रखा है, KW इज लेस देन 10 पावर माइनस 14, हो नहीं सकता। KW इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 14, ये तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, नहीं, हमें पता है कि आंसर इसका 1 ही होना चाहिए। तो इसका भी बेटा हमने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं, शायद इसी कॉन्सेप्ट पे है, नहीं ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा इसमें क्या दे रखा है,
aqueous solution of which of the following compound is best conductor of electric current? तो जो हमारे पास स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो वाटर में पूरी तरीके से 100% डिसोशिएट हो जाएंगे। ज्यादा कैटाइन देंगे, ज्यादा एनाइन देंगे, कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। और जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं वो कैसे होंगे? वो पार्शियल डिसोशिएट होंगे। पार्शियल डिसोसिएशन के कारण उनसे आने वाले कैटाइन और आने वाले एनाइन भी कम होंगे, जिसकी वजह से उनकी कंडक्टिविटी भी कम होगी। तो हमें यहां पे क्या देखना है कि यहां पे कौन सा बढ़िया सब्सटेंस दे रखा है या फिर कौन सा सब्सटेंस ऐसा दे रखा है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा ये कैसा होता है? ये होता है अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये सॉरी HCl तो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, HCl तो हमारा कैसा होता है? ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये 100% डिसोशिएट होगा, पूरी तरीके से वाटर में डिसोशिएट हो जाएगा। फिर NH3 है बेटा एक वीक बेस। NH3 कैसा है? वीक बेस। वीक बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 100% से कम होती है। फिर हमें दे रखा है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कैसा है बेटा? ये होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये कैसा है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जो कि वाटर में आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं, जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0% ली जाती है। उसके बाद मे बी इंप्योरिटीज की वजह से वो थोड़ा सा कैटाइन एनाइन टूट जाए, लेकिन प्योर फ्रक्टोज अगर हमारे पास होगा तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 लेनी है। उसके बाद आता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड भी कैसा है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एसिटिक एसिड भी कैसा है? एक बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होने की वजह से इसकी भी अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% से कम आने वाली है। तो ये भी आप देख लोगे बेटा। तो यहां पे सबसे ज्यादा डिसोशिएट कौन होगा? सबसे ज्यादा डिसोशिएट होगा HCl। ये ज्यादा कैटाइन और ज्यादा एनाइन देगा। ज्यादा कैटाइन और एनाइन की वजह से इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो भी सबसे ज्यादा होने वाली है। तो इसका आंसर हो जाता है अपना A। उसके बाद आते हैं बेटा, अब ये कॉन्सेप्ट हमारा वैसा ही है जैसा मैंने आपको अभी क्लास के स्टार्टिंग में समझाया। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 10⁻⁻14। आयनिक प्रोडक्ट एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम Kw की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो Kw की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे Kw की वैल्यू जो आनी चाहिए वो हर हाल में क्या आएगी? 10⁻⁻14 से ज्यादा ही आएगी। तो यहां पे आपको वो ऑप्शन दे रखा है, देखना है जो 10⁻⁻14 से ज्यादा दे रखा हो। पहला ऑप्शन तो 10⁻⁻14 है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। दूसरे ऑप्शन में 10⁻16 दे रखा है, ये छोटा है, ये 10⁻14 से छोटा है। तीसरे ऑप्शन में 10⁻20 दे रखा है, अगेन ये छोटा है, ये 10⁻14 से छोटा है। और डी ऑप्शन में दे रखा है 10⁻12। डी ऑप्शन में दे रखा है 10⁻12 जो कि अपना बड़ी वैल्यू है किससे? 10⁻14 से। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड डिस्टिल वाटर मतलब प्योर वाटर होता है जिसमें H पॉजिटिव और OH माइनस बराबर होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव जो कि एक्चुअली में H पॉजिटिव भी होता है बेटा, कितना दे रखा है? ये दे रखा है 10⁻⁻6 के बराबर, 1 × 10⁻⁻6 मोल पर लीटर। और Kw की वैल्यू हमसे पूछिए तो आपको पता है फॉर प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर भी कैसा होता है? प्योर वाटर होता है। फॉर प्योर वाटर हमें पता है H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन एक दूसरे के बराबर होता है। और Kw की वैल्यू क्या आती है? हमेशा Kw की वैल्यू आती है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना है? 10⁻⁻6। जितना कंसंट्रेशन H पॉजिटिव का है उतना ही कंसंट्रेशन किसका होगा? OH माइनस का 10⁻⁻6। तो क्या आंसर आ जाने वाला है? ये बेटा आंसर आने वाला है 10⁻⁻12।
-12। तो KW की वैल्यू होने वाली है 10⁻⁻12, जो कि हमारा दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। क्या क्या होंगे? तो आपको पहले लिखना पड़ेगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एसिटिक एसिड, ये एक्वस है। जब ये वाटर में डिसोशिएट होगा तो वाटर में ये क्या देगा? एक तो देगा H पॉजिटिव एक्वस, और साथ में क्या देगा? साथ में देगा एसिटेट आयन, जो भी वो भी एक्वस स्टेट में ही होगा। तो इस केस में देखो बेटा, एक तो ये हो सकता है कि आपको पता है H पॉजिटिव को हम हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हो सकता है किसी ऑप्शन में H पॉजिटिव की जगह हाइड्रोनियम आयन दे रखा हो, लेकिन फिर भी वो हमारा आंसर हो सकता है। तो देखो, पहले ऑप्शन के अनुसार केवल एसिटेट और H पॉजिटिव प्रेजेंट है, ये गलत हो गया भाई। इस समय हमारे पास सॉल्यूशन में अनडिसोशिएटेड एसिटिक एसिड भी है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं होगा, थोड़ा सा डिसोशिएटेड H पॉजिटिव भी होगा या फिर हाइड्रोनियम आयन भी होगा, और एसिटेट आयन भी होगा ही होगा। तो सेकंड ऑप्शन में देखिए एसिटेट आयन प्रेजेंट है, ये भी सही हो गया, हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट है, ये भी सही हो गया, और अनडिसोशिएटेड एसिटिक एसिड भी है, ये भी सही हो जाता है। तो हम मानते हैं बी को सही। अब एक और देखते हैं, यहां पे जो हमें दे रखा है CH3COOH, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये भी बेटा सही आंसर लग तो रहा है, ये भी सही आंसर लग तो रहा है, लेकिन हमें मोस्ट, क्योंकि सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है, और सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन में हमें मोस्ट एक्यूरेट आंसर देना होता है। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या H पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, या फिर H पॉजिटिव H3O पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? अच्छा चलो ये बताओ, क्या H पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, यस और नो? तो आप बोलोगे सर आपने ही तो पता है कि H पॉजिटिव का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। H पॉजिटिव वाटर के साथ जुड़ के हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी में H पॉजिटिव दे रखा है जो एग्जिस्ट नहीं करता, और ऑप्शन नंबर बी में हाइड्रोनियम आयन दे रखा है जो एक्चुअली में H पॉजिटिव का ही एक बदला हुआ रूप है। तो क्या सही आंसर होगा बेटा? बहुत सारे बच्चे सोचेंगे डी, बहुत सारे बच्चे कर भी देते हैं। जब आया होगा 1991 में, बहुत साल पहले, तो बहुत सारे बच्चों ने ये मिस्टेक करी भी होगी। लेकिन इस क्वेश्चन का बेटा सही आंसर जो है वो है अपना बी, ना कि डी, क्योंकि डी में दे रखा है H पॉजिटिव और H पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर, अब देखो, लेकिन अगर मैं यहां से मान लो बी को हटा दूं, बी को हटा दूं, तो ये भी एक्यूरेट है, लेकिन हमें देखना होता है मोस्ट एक्यूरेट। याद रखना बेटा, अभी भी रिसेंटली भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, एक सरफेस केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन आ चुका है जहां पे दो ऑप्शन करेक्ट थे। जब दो ऑप्शन करेक्ट थे तो हमारा जो पैटर्न है वो है सिंगल ऑप्शन करेक्ट। उस केस में हमें मोस्ट एक्यूरेट को टिक करना है, तो मोस्ट एक्यूरेट यहां पे है बी। नेक्स्ट चलते हैं। तो कॉन्जुगेट बेस ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड H2O एंड HF, रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है। तो बेटा देखो, कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए, कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए इनको एज एसिड की तरह बिहेवियर शो करना पड़ेगा। तो H2O जब एसिड की तरह बिहेवियर शो करता है तो H पॉजिटिव डोनेट कर देता है, और बचता क्या है? बचता है OH माइनस, बचता है OH माइनस। ये अपना कॉन्जुगेट बेस हो गया। इसी तरीके से HF का भी हमें कॉन्जुगेट बेस चाहिए, तो HF को भी एसिड की तरह बिहेवियर शो करना पड़ेगा, और जब HF ने अपना H पॉजिटिव डोनेट किया तो ये कन्वर्ट हो जाता है F माइनस में, और F माइनस हो जाता है इसका कॉन्जुगेट बेस। तो H2O का कॉन्जुगेट बेस होगा OH माइनस, HF का कॉन्जुगेट बेस होगा फ्लोराइड। हमें यही ऑप्शन देखना है बेटा, और ये ऑप्शन हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में OH माइनस एंड F माइनस। रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी रिसेंटली ही क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, उड़ीसा के लिए जब नीट हमने कंडक्ट हुआ था तब की बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज बोथ
ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस। एक हमें ऐसी चीज ढूंढनी है, एक ऐसी चीज ढूंढनी है जो H पॉजिटिव डोनेट और H पॉजिटिव एक्सेप्ट ना कर पाए। जिसे कोई भी पहला देखो एग्जाम्पल देखते हैं, उसके थ्रू मैं समझाता हूं। देखो बेटा, ये जो हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन है, ये चाहे तो अपना एक H पॉजिटिव डोनेट कर दे और कार्बोनेट आयन बना ले। इस समय इसने किसकी तरह बिहेवियर शो किया? इसने इस समय बिहेवियर शो किया एसिड की तरह। और अगर मान लो ये चाहे तो किसी स्ट्रॉन्गर एसिड से H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके चाहे तो H2CO3 भी बना ले। इस बार ये किसकी तरह बिहेवियर शो कर रहा है? बेस की तरह। तो बाइकार्बोनेट आयन ब्रोंस्टेड एसिड भी हो सकता है और ब्रोंस्टेड बेस भी हो सकता है। ये आंसर हमारा नहीं है। हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जहां पे वो किसी एक की तरह बिहेवियर शो करे, या तो ब्रोंस्टेड बेस हो या फिर ब्रोंस्टेड एसिड हो। ब्रोंस्टेड एसिड और बेस एक साथ ना हो, हमें ऐसा आंसर चाहिए। तो उसके लिए अब सोचते हैं NH3 के बारे में। तो देखो बेटा, NH3 जब H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, बनाएगा NH4 पॉजिटिव, किसकी तरह काम करेगा? बेस की तरह। लेकिन अगर NH3 ने H पॉजिटिव डोनेट किया, बनाया अमाइड आयन, किसकी तरह काम किया? एसिड की तरह। तो NH3 भी एसिड भी हो सकता है और NH3 बेस भी हो सकता है। अब देखते हैं हम HCl को। HCl क्या करने वाला है? तो HCl के बारे में देखिए। HCl केवल बेटा ये H पॉजिटिव को डोनेट करना जानता है, ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मतलब ये किसी भी हाल में ब्रोंस्टेड बेस नहीं हो सकता, ये केवल क्या होगा? ब्रोंस्टेड एसिड हो सकता है। ब्रोंस्टेड एसिड हो सकता है लेकिन ब्रोंस्टेड बेस नहीं हो सकता है। तो यही अपना आंसर होना चाहिए। एक बार हम जो डी ऑप्शन दे रखा है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पे दे रखा है हमारे पास HSO4 माइनस, जिसको बाइसल्फेट बोलते हैं, इसके बारे में भी सोचते हैं। तो बाइसल्फेट के बारे में देखिए, HSO4 माइनस, ये चाहे तो अपना एक H पॉजिटिव डोनेट करे और क्या बना दे? सल्फेट। और चाहे तो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करे और क्या बना दे? H2SO4, ये बना दे। जब इसने H पॉजिटिव को डोनेट किया, जब इसने H पॉजिटिव को डोनेट किया तो ये काम किसकी तरह करता है? एसिड की तरह। और जब इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने वाला काम किसका होता है? बेस का। तो ये एसिड भी हो सकता है बेटा, ये बेस भी हो सकता है। तो ना ही हमारा आंसर बाइकार्बोनेट है, ना ही हमारा आंसर NH3 है, ना ही हमारा आंसर HSO4 माइनस है। हमारा सही आंसर है HCl। इसके बाद चलते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज ए लुईस बेस। लुईस बेस कौन सा होगा? लुईस बेस वो हो सकते हैं बेटा जिनके पास लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए कोई ना कोई वैकेंसी हो। ठीक है, उस तरीके के हमारे पास, सॉरी यहां पे लुईस बेस पूछा गया है। तो लुईस बेस का मतलब होता है जो कि लोन पेयर को डोनेट कर सके। लुईस बेस का मतलब क्या होता है? लोन पेयर को जो डोनर हो, लोन पेयर को डोनेट कर सके। अब जरा BF3 के बारे में सोचिए बेटा। BF3 में बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा है ही नहीं, बल्कि इसके पास तो एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये तो हमारा हो जाएगा लुईस एसिड। हमें चाहिए लुईस बेस, लेकिन ये क्या है? ये है लुईस एसिड। अब PF3 के बारे में सोचते हैं। तो PF3 फास्फोरस के आउटरमोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन के साथ जुड़ गए। 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉनों में से 3 तो फ्लोरीन के साथ जुड़ गए बेटा। एक लोन पेयर भी है, ये लोन पेयर डोनेट किया जा सकता है। तो इसीलिए PF3 हो गया अपना बेस, लुईस बेस। अब बात करते हैं CF4 की। तो देखो बेटा, CF4 में आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल।
इसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन है जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास होने चाहिए। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है ना ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो इसको हम हटा देते हैं लुईस फैमिली के बाहर। ना तो ये डोनर है ना ही ये एक्सेप्टर है। अब SiF4, ये बेटा आपने रिएक्शंस पढ़ी होंगी जब आपने कार्बन एंड बोरॉन फैमिली पढ़ी है। आपने पढ़ा होगा कि सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, सिलिकॉन्स के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, और उन वैकेंट डी ऑर्बिटल में ये चाहे तो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, और इसी कारण से सिलिकॉन अपनी मैक्सिमम बैलेंसी 6 शो कर सकता है। तो जब इसने कुछ ऐसा बनाया होगा, सपोज करो SiF6 -2, जब इसने ये कुछ बनाया होगा SiF6 -2, तो उसकी बैलेंसी हो चुकी होगी 6। उसने जो फ्लोरीन माइनस से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किए वो उसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में गए, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये भी हमारे पास हो गया लुईस एसिड। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो लुईस एसिड, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा लुईस एसिड, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा लुईस एसिड, PF3 लोन पेयर डोनेट करेगा लुईस बेस, CF4 ना ही लुईस एसिड ना ही लुईस बेस। आंसर अपना हो जाता है बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां पे देखिए, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग। ये बेटा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको मैंने एक वो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाली जो एक सीक्वेंस बता रखा है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा एसिड वीक है, तो उसमें सबसे पहला जो एसिड दे रखा है वो ही परक्लोरिक एसिड है। परक्लोरिक एसिड ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। तो आप देख लो कौन सा है यहाँ पे, परक्लोरिक एसिड आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हाइड्राइड एक्ट एज अ लुईस एसिड। तो देखो बेटा NH3 ये कैसा होता है, ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है। रिएक्शन क्या होती है, NH3 लोन पेयर प्लस H पॉजिटिव प्रोवाइड NH4 पॉजिटिव। इसी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। क्या बना सकता है, H3O पॉजिटिव। इसने भी क्या किया, लुईस बेस की तरह काम कर लिया। ये दोनों तो क्या हो गए, ये दोनों तो हैं अपने लुईस बेस, ये दोनों क्या हो गए अपने लुईस बेस। CH4 के पास ना तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है, ना तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सिस में, तो ना ही ये अपना लुईस एसिड है, ये लुईस एसिड भी नहीं है, ये लुईस एसिड भी नहीं है और लुईस बेस भी नहीं है। ना ही एसिड की कैटेगरी में आता है ना ही ये बेस की कैटेगरी में आता है। इसको तो फैमिली से बाहर निकाल दो भाई, ये तो बिलोंग ही नहीं करता हमारे सिस्टम से। अब बात करते हैं B2H डाइबोरेन की। तो आपको पता होगा बेटा, ये जो डाइबोरेन होता है एक्चुअली में ये डाइमर है किसका, ये डाइमर है बोरेन का, BH3 का। और जरा BH3 के बारे में सोचिए तो आपको पता चलेगा भाई बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरॉन के आउटर मोस्ट में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और 3 इलेक्ट्रॉन उसके पास हाइड्रोजन के आ गए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन है भाई। ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो 8 चाहिए थे। स्टेबिलिटी तो तभी मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए, लेकिन यहां तो इलेक्ट्रॉन 6 है, सिस्टम अनस्टेबल है। स्टेबल करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की और रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करेगा। और जब भी इसने वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए तो किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा किसकी तरह, लुईस एसिड की तरह। ठीक है बेटा, तो इसीलिए हमारा जो BH3 है, बोरेन है या फिर जो डाइबोरेन है, वो अपना लुईस एसिड होता है, जिसको आपने शायद कवर कर रखा हो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में भी यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अपना सी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड मतलब जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे। देखो बेटा, अब ये पहले वाला दे रखा है ईथर, ईथर चाहे तो ऑक्सीजन वाला लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अगला वाला दे रखा है ये कुछ
CH3 लगा रखे हैं 3 फास्फोरस के साथ। यहां पे भी फास्फोरस के पास लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अगला वाला देखो टर्सरी एमीन दे रखा है, यहां पे भी 3 CH3 लगा रखे हैं, ये लोन नाइट्रोजन भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। लेकिन जरा अगला देखो CH3 CH3 CH3, यहां पे बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में समझाए थे। उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, उसके पास क्या है, उसके पास है एक वैकेंट ऑर्बिटल। उस वैकेंट ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो लोइस एसिड कौन है, इसमें लोइस एसिड है अपना ऑप्शन नंबर डी, लोइस एसिड हो जाता है। इसके बाद आते हैं बेटा, अब बोला गया है विच वन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड। इन सब में से प्रोटोनिक एसिड कौन सा है, तो देखते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये आपने एसिड पढ़े नहीं है, नहीं बेटा ये आपने एसिड पढ़ रखे होंगे। यहां पे है 3, ये मिस प्रिंटिंग है थोड़ा सा, यहां पे है 3। इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब आपको याद आएगा, ये होता है ऑर्थोबोरिक एसिड, ये होता है ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। ये आप जब कंबाइंड फार्मूला लिखोगे तो बेटा आपको समझ आएगा ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है अपने पास H3PO4, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब ये क्या दे रखा है, ऐसे तो शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप कंबाइंड फार्मूला लिखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये दे रखा है H2SO3 जो सल्फ्यूरस एसिड होता है। और यहां पे जब हम कंबाइंड फार्मूला लिखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये होता है H2SO4 जो होता है अपना सल्फ्यूरिक एसिड। अब H2SO3 इसके पास H पॉजिटिव होते हैं डोनेट करने के लिए, ये अपना H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड इसके पास H पॉजिटिव होते हैं और ये अपना H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इसके पास भी H पॉजिटिव है डोनेशन के लिए अवेलेबल, तो ये भी अपना H पॉजिटिव डोनेट करेगा। लेकिन आपने मोल कॉन्सेप्ट में या फिर रिडॉक्स रिएक्शन में जब एन फैक्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि बोरिक एसिड का एन फैक्टर देखने में तो ऐसा लग रहा है भाई इसके पास 3 H पॉजिटिव है, देखने में तो ऐसा लगता है इसके पास 3 H पॉजिटिव है, ये 3 H पॉजिटिव डोनेट कर देगा और इसका एन फैक्टर हो जाएगा कितना 3, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, इसको अच्छी तरीके से समझाता हूं। देखो बेटा होता क्या है, BH3 का स्ट्रक्चर सोचो इस तरीके का है, यहां पे बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और शेप है ट्राइगोनल प्लेनर, एक वैकेंट ऑर्बिटल भी है। क्या है शेप, ट्राइगोनल प्लेनर, एक वैकेंट ऑर्बिटल भी है आपके पास। इस वैकेंट ऑर्बिटल में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अपने लोन पेयर डोनेट करता है, मतलब ये बिहेवियर शो करेगा फर्स्ट लाइक ए लोइस एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड इज अ लोइस एसिड। उसने क्या बनाया, उसने एक इंटरमीडिएट बनाया BOH OH 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 H पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, उसने एक H पॉजिटिव बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से हमारे पास बना BOH होल 4 प्लस H पॉजिटिव नेगेटिव। इस इंटरमीडिएट में और यहां पे बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3, शेप हो जाती है टेट्राहेड्रल ऑक्टेट, कंप्लीट हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में यही रिएक्शन आपने अक्सर लिखी हुई देखी होगी, कुछ इस तरह से लिखी जाती है BOH होल थ्राइस प्लस H2O प्रोवाइड BOH होल 4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये इस तरह से लिखी जाती है। अब आपको ये जो लगता है, ये जो H पॉजिटिव आया है ये क्या बोरिक एसिड से आया है, क्या लगता है ये जो H पॉजिटिव आया है ये क्या बोरिक एसिड से आया? नहीं, ये बोरिक एसिड वाला H पॉजिटिव नहीं है। बोरिक एसिड ने तो वाटर से पहले लोन पेयर एक्सेप्ट किया, उस प्रोसेस के चलते हुए ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन इज द सेकंड हायर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, positive charge on the second higher most electronegative element is
हाईली अनस्टेबल, उसने अपना जल्दी से H पॉजिटिव डोनेट कर दिया। उस H पॉजिटिव को डोनेट करने के कारण वाटर में एक H पॉजिटिव आया, लेकिन ये H पॉजिटिव बोरिक एसिड से नहीं आया बल्कि वाटर से आया है। ये जो H पॉजिटिव आपको दिख रहा है ये बोरिक एसिड से नहीं आया बल्कि वाटर से आया है। अगर बोरिक एसिड अपना H पॉजिटिव डोनेट करता, अगर बोरिक एसिड अपना H पॉजिटिव डोनेट करता तो हम उसको ब्रोनिस्टेड एसिड और आर्हीनियस एसिड बोल सकते थे, लेकिन यहां पे बोरिक एसिड ने अपना H पॉजिटिव डोनेट ना करके बल्कि लोन पेयर एक्सेप्ट किया, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं लोएस एसिड। तो याद रखना बेटा, अगर आपने ऑलरेडी कर रखा हो बहुत ही बढ़िया बात है, इसका एन फैक्टर, बोरिक एसिड का एन फैक्टर कभी भी 3 नहीं आता है बल्कि कितना आता है 1। याद रखना, अगर आपको याद है बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर याद नहीं है तो अब याद रख लो, इस रिएक्शन के थ्रू बोरिक एसिड का एन फैक्टर हमेशा हमेशा के लिए 1 आता है, 3 नहीं आ जाएगा, गलती मत कर देना। तो इस क्वेश्चन में अब हम देखते हैं क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया था भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट द प्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक एसिड कौन से होते हैं भाई? वो एसिड जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, जो अपना प्रोटॉन डोनेट करते हैं वो प्रोटोनिक एसिड होगा, लेकिन वो एसिड जिनके पास प्रोटॉन डोनेट करने की कैपेसिटी नहीं है उनको प्रोटोनिक एसिड नहीं बोलेंगे। आपको जैसे मैंने बताया, बोरिक एसिड कोई भी H पॉजिटिव डोनेट नहीं कर सकता, वाटर कर रहा है, बोरिक नहीं कर रहा है। तो इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? इसको हम रखेंगे नॉन प्रोटोनिक लोएस एसिड की कैटेगरी में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस बेटा इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट है, कई सारी चीजें मैंने आपको बता दी इसके बहाने, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अपना अगला क्वेश्चन है HS माइनस, आयोडीन माइनस, R माइनस, NH2 एंड NH3। ऑर्डर ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्टेंस, टेंडेंसी, मतलब कौन प्रोटॉन को जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस केस में देखो बेटा, आपको याद होगा वो एक ऑर्डर जहां पे मैंने क्या बताया था, H2S HI स्ट्रॉन्गर एसिड है, H2S वीक एसिड है, आपको याद होगा ये, ठीक है। फिर देखो एक चीज और बताई थी, वहां पे देख लो, और आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मे बी प्लस आई इफेक्ट में कंप्लीट कर लिया होगा कि RNH2 इज मोर बेसिक देन NH3। तो जो बेस होगा वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, जल्दी करेगा। भाई बेस का काम क्या है? बेस का काम है H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना, और प्राइमरी एमीन ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ज्यादा बेसिक हो जाता है एज कंपेयर टू NH3। तो सबसे ज्यादा H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की जल्दी किसमें होगी? सबसे ज्यादा जल्दी करेगा अपना प्राइमरी एमीन। ये स्ट्रॉन्गर बेस है, NH3 भी बेस है, बेस अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। अब देखो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है वीक एसिड। वीक एसिड स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। तो ये है अपना स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस और ये है अपना वीक कॉन्जुगेट बेस। तो स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस H पॉजिटिव को ज्यादा एक्सेप्ट करेगा और वीक कॉन्जुगेट बेस H पॉजिटिव को कम एक्सेप्ट करेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाता है, प्राइमरी एमीन इज द स्ट्रॉन्गर बेस, it has the more tendency to accept the proton, then NH3 is the stronger base, it has the tendency to accept the proton but lesser than the primary amine। और इन दोनों को कैसे सॉल्व किया दोबारा समझा देता हूं भाई। HI स्ट्रॉन्गर एसिड आप चाहो तो वो पेज खोल के देख लो, उसको नोट करके अपनी आंखों के सामने रख लेना, अपने जहां पे भी आप पढ़ते हो वहां पे चिपका लेना। ये वो चीज है जो आपको हर हाल में याद होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे और अगर वो याद नहीं है तो बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है बेटा। तो HI देखो स्ट्रॉन्गर एसिड है, स्ट्रॉन्गर एसिड प्रोवाइड करते हैं वीक कॉन्जुगेट बेस को, और H2S एक वीक एसिड है, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस को। तो HS माइनस एक स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस हो गया और आयोडीन माइनस एक वीक कॉन्जुगेट बेस हो गया। जो स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस है उसकी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, जो वीक कॉन्जुगेट बेस है उसकी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी काफी कम होने वाली है। तो इस हिसाब से हमारे को इस क्वेश्चन का सही आंसर मिलता है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। फिर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस। देखो बेटा कॉन्जुगेट एसिड की बात हो रही है,
मतलब इसको खुद को बेस की तरह काम करना पड़ेगा। तो NH2 माइनस जब H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा तो ये एक बेस की तरह काम करेगा, और उसके बाद क्या बनने वाला है, उसके बाद बनेगा NH3, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। तो NH2 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड आने वाला है NH3। NH2 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड आने वाला है NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपाउंड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, तो यहां पे देखो बेटा, हमारे पास एक तो BeCl2, यहां पे बेरिलियम के आउटर मोस्ट में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, और आयनिक का भी है, लेकिन बेटर है केमिकल बॉन्डिंग का। देखो यहां पे बेरिलियम के आउटर मोस्ट में है 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हैं, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो हाँ, ये आंसर होगा। BCl3, बोरॉन के आउटर मोस्ट में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों ही क्लोरीन से जुड़ गए। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। CCl4, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब होता है वो कंपाउंड जिनमें जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन है। और PCl5, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है, बोल चाहे तो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का बेटा आंसर है A एंड B, ठीक है। अब इसमें कोई भी, या तो ये क्वेश्चन उस समय आया है तो गलत टाइप होके आ गया होगा, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन हमारे पास सही आ रहे हैं। आजकल ऐसा नहीं होगा, आज कल अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आप उसको फाइनली क्लेम कर सकते हो, क्योंकि यहां पे मोस्ट करेक्ट और लेस करेक्ट वाला पंगा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। तो देखो बेटा, याद है हमसे क्या पूछा गया, ये मैंने आपको तरीका बताया था करने के लिए किसी भी क्वेश्चन को। हमसे क्या पूछा गया, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस, फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस वी हैव टू आइडेंटिफाई द वीकेस्ट एसिड, ठीक है। तो वीक एसिड कौन सा है, देखो ये कहां से आया है, ये आया है H2SO4 से। ये कहां से आया है, ये आया है HCl से। H2 कहां से आया है, H2 आया है H3O पॉजिटिव से। और एसिटेट आयन कहां से आया है, ये आया है CH3COOH से। आपको जो बेटा मैंने लिस्ट दे रखी है, आप जरा एक बार उसको दोबारा से देखो। इसको HSO4 माइनस से आया है, ठीक है। आपको जो मैंने लिस्ट थमा रखी है उसको दोबारा से लिस्ट को देखो, और देखो उसमें कौन सा वीक एसिड है। तो आपको पता चलेगा इन चारों में HSO4 माइनस, H3O पॉजिटिव और HCl में वीक एसिड है CH3COOH। तो जो वीक एसिड होगा वो ही हमें स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस प्रोवाइड करेगा, जो वीक एसिड होगा वो ही हमें स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस प्रोवाइड करेगा। इसीलिए हमारा सही आंसर यहां पे हो जाएगा डी, सही आंसर यहां पे हो जाएगा बेटा डी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लोएस्ट एसिड। तो देखो बेटा, यहां पे लोएस्ट एसिड जो है, ये मैंने बताया था अभी आपको, ये SiF4 6-2 बना सकता है, लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। ये भी लोन पेयर एक्सेप्ट करके BF4 माइनस बना सकता है। PCl3b, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ये आप पढ़ते हो अपनी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, ये भी लोएस्ट एसिड होता है। लेकिन यहां पे अगर आप देखो तो जो इथीन है ये लोएस्ट एसिड नहीं है, बल्कि मैंने आपको बताया था कुछ रिएक्शंस में ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये हमारे पास लोएस्ट बेस होगा। इस तरीके की आप एक रिएक्शन पढ़ने वाले हो GS सॉल्ट इन द चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इन क्लास 12th। तो वहां पे आप पढ़ोगे एक कंपाउंड होता है अपने पास GS सॉल्ट, उसमें ये जो इथीन है ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये हमारे पास लोएस्ट एसिड नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, ये अपने पास होगा लोएस्ट बेस। ये अपने पास क्या होगा, ये होगा अपने पास लोएस्ट बेस।
तो ये लोइस एसिड हो गया, ये वाला भी लोइस एसिड हो गया, ये वाला भी लोइस एसिड हो गया। लोइस एसिड कौन नहीं है? जो इथीन है, ये लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि कुछ कंपाउंड जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं 12th में, उसके अनुसार ये लोन पेयर डोनेट कर देता है। जब ये लोन पेयर डोनेट कर देगा तो हमारे पास आंसर हो जाएगा लोइस बेस। नेक्स्ट देखते हैं बेटा अब पीएच स्केल। पीएच स्केल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरे इस चैप्टर का। अगर आपको पीएच स्केल कैसे यूज करते हैं ये समझ में आ जाए तो बाकी सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित होते हैं। मतलब आप बोल सकते हो ये बिल्कुल बेसिक चीज है जो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर को समझने के लिए चाहिए। इस चीज को समझे बगैर आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर को समझना करीब करीब समझिए असंभव सा है। अगर आपको पीएच समझ में नहीं आया तो आपको इस चैप्टर में बाकी सारी चीजें हो सकता है कुछ बेसिक चीजें समझ में आ जाए, लेकिन जो आगे एडवांस टॉपिक है इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो समझ में नहीं आने वाले हैं। तो ये बेटा जो पीएच स्केल है इसको बनाने वाले साइंटिस्ट थे सोरेनसन। उन्होंने क्यों बनाया इसको? बहुत सारी कैलकुलेशन में हमें कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव यूज करना होता था और कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव बहुत ही कम आता है। जैसे कहीं पे 10⁻⁻⁶ आ गया, 10⁻⁵ आ गया। इन सारी कैलकुलेशंस को करते समय उनको थोड़ा सा दिक्कत महसूस हुई। उन्होंने इनको समझने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एक नए पीएच स्केल का इन्वेंशन किया। तो पीएच स्केल किसकी देन है? पीएच स्केल देन है साइंटिस्ट सोरेनसन की। किस तरह के सॉल्यूशन के लिए उन्होंने पीएच स्केल को बनाया? पीएच स्केल कंसंट्रेटेड सॉल्यूशनों के लिए डिफाइंड नहीं है। पीएच स्केल डिफाइंड है फॉर द सॉल्यूशन विद द कंसंट्रेशन 1 मोलर और लेस देन 1 मोलर। मतलब आप बोल सकते हो कि 1 मोलर से कम वाले सॉल्यूशन के लिए पीएच स्केल को हम यूज कर सकते हैं। पीएच स्केल को समझने के लिए हमें एक बार फिर से पीएच को समझना पड़ेगा। एक पॉइंट लिख देता हूं यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज वैलिड फॉर सॉल्यूशन, it is valid for solution with less than 1 molar concentration. It is valid for less than 1 molar concentration. तो जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा या फिर लेस देन 1 मोलर होगा उसके लिए हमें पीएच स्केल हम पीएच स्केल यूज कर सकते हैं। अब बेटा देखो P की वैल्यू मैंने बता रखी थी कि P क्या होता है, मैंने आपको समझाया था माइनस लॉग को ही हम क्या बोलते हैं P। तो यहां पे P क्या आ जाएगा? P आ जाएगा हमारे पास माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। ये हो जाएगा फॉर्मूला ऑफ pH। अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव निकालना होता तो उसका हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा? अगर मान लो pH दे रखा है तो वो हो जाएगा 10⁻⁻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 जिस तरह से हमने pH निकाला है, जिस तरह से हमने pH निकाला है बेटा, अगर उसी तरह से मैं चाहूं तो POH भी निकाल सकता हूं। कैसे? POH कैसे निकाला जाएगा? ये निकाला जाएगा कैसे? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ये एक फॉर्मूला हो गया POH का। यहां पे अगर हम चाहें तो OH माइनस की वैल्यू देखें तो वो कितनी आ जाएगी? वो हमारे पास आ जाएगी 10⁻⁻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 ⁻
क्वेश्चंस में वो क्या करते हैं, पीएच की जगह पीओएच भी खूब देना स्टार्ट कर दिया है, जिसको बच्चों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई अगर पीएच इतना है तो पीओएच क्या होगा। ये सारे बेसिक क्वेश्चन ही माने जाते हैं आपको, तो आपको बेटा ये समझना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि केस वन में हम मानते हैं फॉर प्योर वाटर। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये टॉपिक अभी चल रहा है तो इसलिए मैं इसको दोबारा भी एक बार आपके सामने लिखता हूं। फॉर प्योर वाटर, हमें प्योर वाटर के लिए पता है क्या,
हमें पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है। और किसके बराबर होता है? ये होता है 10⁻⁻7 के बराबर। तो अगर यहां से मैं pH लेता हूं, अगर किसी वाटर का, प्योर वाटर का pH अगर 7 है तो उस केस में TOH की वैल्यू भी बेटा 7 ही आपको लेनी है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया कोई सॉल्यूशन है मेरे पास, न्यूट्रल सॉल्यूशन था, मैंने चेक किया, उसका pH आ गया 7, तो POH कितना होगा? अरे भाई जब pH 7 है तो POH भी 7 होगा, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन में या फिर प्योर वाटर में pH जो होता है वो हमेशा 7 आएगा, POH भी 7 आएगा। इसको लिख लेते हैं फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन आल्सो, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन आल्सो। ये बात न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए भी वैलिड है। ये तो अपना हो गया केस 1। अगर अब मान लीजिए केस 2 में आपने एसिड मिलाया, आपने क्या किया बेटा? आपने मिलाया एसिड, एडिशन ऑफ एसिड। एसिड को मिलाने से क्या हो गया बेटा? अब H पॉजिटिव ऑब्वियसली ऐड किया होगा तो वो बढ़ चुका होगा, हम बोलेंगे अभी H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ा होगा। OH माइनस का मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। H पॉजिटिव बढ़ गया, आपने HCl डाला, उससे H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ गया, ये आपको पता है। OH माइनस मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। आपको पहले ये सोचना है क्या H पॉजिटिव के ऐड करने से KW की वैल्यू में कोई चेंज आया होगा? सोच लो, हमने H पॉजिटिव ऐड किया तो उससे KW का क्या हुआ? KW का कुछ भी नहीं हुआ होगा, KW अभी भी उतना ही होगा जितना वो पहले था, क्योंकि KW की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू टेंपरेचर पर डिपेंड करती है। तो आपने एसिड मिलाया, H पॉजिटिव बढ़ गया, KW की वैल्यू अभी भी सेम होगी। और यहां पे आपको कैलकुलेशन समझाने के लिए मैं मान लेता हूं कि जब मैंने एसिड मिलाया तो वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कितना हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव हो गया 10⁻⁻5। तो हमें पता है क्या एक रिलेशनशिप होती है, KW इंटू OH माइनस इज इक्वल टू KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू OH माइनस। ये हमें रिलेशनशिप के बारे में पता है। और KW की वैल्यू आप याद रखना बच्चों, जिस भी क्वेश्चन में कहीं पे भी टेम्परेचर मेंशन नहीं है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें कहीं पे भी टेम्परेचर मेंशन नहीं है, वहां पे हमें KW की वैल्यू हमेशा 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाली ही एज्यूम करनी होती है, 10⁻⁻14 ही लेनी होती है। तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा H पॉजिटिव इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻14। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कितना दे रखा है? 10⁻⁻5। OH माइनस आप जानना चाहते हो तो OH माइनस कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 10⁻⁻9। पहले तो मैं यही लिख लेता हूं 10⁻⁻14। तो अब OH माइनस कितना आ जाएगा? OH माइनस आ जाएगा 10⁻⁻14 डिवाइड बाई 10⁻⁻5। ये आ जाएगा अपने पास 10⁻⁻9। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब H पॉजिटिव बढ़ेगा, जब भी H पॉजिटिव आप इंक्रीज करोगे, उस समय KW की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। जब KW की वैल्यू सेम है तो आपने एक बढ़ा दिया तो दूसरा डिक्रीज करना पड़ेगा, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन कम होगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन कम होगा। अब इस केस को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। इस समय pH कितना आएगा बेटा? इस समय pH कितना आएगा? जब H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन है 10⁻⁻5 तो pH आ जाएगा 5। अगर pH आपके पास 5 है तो POH कैसे निकालेंगे? आपको एक चीज मैंने अभी और समझाई थी, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। ये हमें पता है। pH की वैल्यू कितनी है? 5। POH की वैल्यू कितनी है हमें पता करनी है, इज इक्वल टू 14। तो POH कितना आ जाता है बच्चों? यहां पे POH आ जाएगा यहां पे 9। POH कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा।
ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपको फिर से एक चीज पता चली, अगर आप एसिड मिलाते हो, एसिड को मिलाने से पीएच की वैल्यू, एसिड को मिलाने से पीएच की वैल्यू कम होगी, पीओएच की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन पीकेडब्ल्यू कैसा रहेगा बच्चों, ये कांस्टेंट रहेगा। पीकेडब्ल्यू कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। याद रखना, क्या याद रखना है, एसिड को मिलाने से H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ता है। अगर H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो OH माइनस का कंसंट्रेशन, यहां पे लिखा हुआ है OH माइनस का कंसंट्रेशन कम होता है, KW की वैल्यू सेम ही रहेगी। अगर H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ा तो pH कम हो गया, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ा तो pH कम हो गया, POH कम हुआ, OH माइनस कम हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कम हुआ, तो POH की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि PKW हर हाल में कांस्टेंट ही रहेगा, किसके बराबर, 14 के बराबर। बेटा ये अपना हो जाता है केस नंबर 2। अब आते हैं केस नंबर 3 पे, जहां पे हम बेस को यूज करने वाले हैं, बेस को ऐड करने वाले हैं। तो ये हमारा केस हो जाएगा थर्ड केस। थर्ड केस में हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ बेस। थर्ड केस में हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ बेस। एडिशन ऑफ बेस को करने से ऑब्वियसली OH माइनस का कंसंट्रेशन इस बार बढ़ेगा। OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ाने से KW की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कैसी रहेगी, ये रहेगी कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। यहां पे भी जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं मान लेता हूं कि भैया इस बार OH माइनस का कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दिया, तो ये हो गया हमारे पास 10⁻⁻4 मोलर। अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻4 मोलर है तो POH की वैल्यू कितने आने वाली है, POH अपने पास आ जाएगा 4। अब इक्वेशन लगाते हैं, H पॉजिटिव इंटू OH माइनस इज इक्वल टू KW 10⁻⁻14। OH माइनस की वैल्यू इस बार कितनी है बेटा, OH माइनस की वैल्यू है हमारे पास 10⁻⁻4। तो यहां से H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी आएगी, H पॉजिटिव की वैल्यू हमारे पास आने वाली है 10⁻⁻10। इसका मतलब क्या हुआ, जिस समय OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा उस समय आपको H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कम करना है। जैसे जैसे OH माइनस बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्यूशन में H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, क्योंकि KW की वैल्यू सेम रखनी है। तो आपको यहां पे सबसे पहले क्या समझ में आया कि जब हम OH माइनस को बढ़ाएंगे H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कम होगा, KW की वैल्यू सेम ही रहने वाली है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमने जैसे लास्ट टाइम पीएच और पीओएच दोनों कैलकुलेट किए थे। पीओएच तो आपको पता चल गया भैया 4 आ गया। पीएच आप देख लो, पीएच इस बार कितने आने वाला है, पीएच आ जाएगा ये बेटा इस बार 10। अब इन सारी चीजों के बेस पे हमें एक चीज ये समझ में आई, क्या समझ में आया, हमें समझ में आया न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए। अब मैं बेटा ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे मैं आपको एक समरी बना देता हूं इन सारी चीजों की। हमें क्या समझ में आया कि अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है हमारे पास, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू पीओएच के बराबर आती है, और वो वैल्यू कितनी आती है 7। अगर हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन होगा, अगर हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन में पीएच की वैल्यू लेस देन 7 होगी, और जब pH की वैल्यू लेस देन 7 होगी तो POH की वैल्यू मोर देन 7 होगी। जब pH की वैल्यू लेस देन 7 आएगी बेटा तो POH की वैल्यू मोर देन 7 होगी। जब हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन है, अगर हमारे पास कोई बेसिक सॉल्यूशन है,
अगर हमारे पास कोई बेसिक सॉल्यूशन है बेटा, इस बार क्या होगा, इस बार आपने देखा था pH की वैल्यू लेस देन, pH की वैल्यू मोर देन 7 आ गई थी, और POH की वैल्यू लेस देन 7 आ गई थी। तो अब इन कॉन्सेप्ट के बेस पे कि भाई न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा pH भी 7 होगा, POH भी 7 होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा pH 7 से कम हो जाएगा लेकिन POH 7 से बढ़ जाएगा, अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा तो pH की वैल्यू 7 से ज्यादा आएगी लेकिन POH की वैल्यू 7 से कम आ जाएगी। अब हम स्केल को डिफाइन कर सकते हैं, कौन कौन सा स्केल लेते हैं, एक लेते हैं pH स्केल। pH स्केल कहां से कहां तक जाएगा बेटा, ये 0 से जाता है 14 तक, ये जाएगा 0 से 14 तक, इसको मैं लिख देता हूं, ये है हमारा pH स्केल। pH स्केल जाएगा 0 से 14 तक, जहां पे 7 होता है न्यूट्रल, 7 जो है बेटा वो न्यूट्रल pH है। अगर हमारे पास सॉल्यूशन एसिडिक है तो pH 7 से कम होगा, अगर हमारे पास सॉल्यूशन बेसिक है तो pH 7 से ज्यादा होने वाला है। जिस तरह से हमने pH स्केल को बनाया, जिस तरह से हमने pH स्केल को बनाया, क्या उसी तरह से हम POH स्केल को भी बना सकते हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, POH स्केल को भी बना सकते हैं। करना क्या है, POH स्केल भी बनाया जा सकता है। ये जो POH स्केल होगा ये भी कहां से कहां तक होगा, ये भी होगा 0 से 14 तक, 0 से 14 तक। यहां पे 7 अगेन न्यूट्रल pH होगा। जब pH की वैल्यू 7 से बढ़ जाती है तो POH की वैल्यू 7 से कम आ जाती है और सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है बेसिक। जब pH की वैल्यू 7 से कम आई तो सॉल्यूशन होगा एसिडिक, और जब pH की वैल्यू 7 से कम हो जाती है तो POH की वैल्यू 7 से बढ़ जाती है। अब इससे आपको देखो कितनी हेल्प मिलेगी। अगर मैं बोलता हूं बेटा कि देखो चलो मेरे पास एक pH है 4, तो आप तुरंत बोल दोगे सर pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अगर pH 4 है तो POH कितना होगा, POH लगभग 10 होगा। अगर मैं आपको बोलता हूं भाई एक सॉल्यूशन है जहां पे POH की वैल्यू है 3, अब आप बताओ सॉल्यूशन न्यूट्रल है या फिर एसिडिक है या फिर बेसिक है। आप बोलोगे सर अगर POH 7 से कम है तो सॉल्यूशन बेसिक है। ठीक है, अगर POH 7 से कम है तो सॉल्यूशन बेसिक है, और बेसिक सॉल्यूशन के लिए pH की वैल्यू 7 से ज्यादा आएगी। तो आपने फिर से फॉर्मूला लगाया pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अगर आपके पास POH 3 है तो pH कितना आ गया, pH आपके पास आ गया 11, pH आपके पास आ गया बेटा 11। तो इन सब चीजों के आधार पर, इन सारे कॉन्सेप्ट के आधार पर आप इसको pH स्केल को और POH स्केल, दोनों ही स्केल को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि अगर हमें pH दे रखा है POH कैसे कैलकुलेट करना है, POH दे रखा है pH कैसे कैलकुलेट करना है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव दे रखा होगा तो OH माइनस कैसे निकालते हैं, या फिर OH माइनस दे रखा होगा तो H पॉजिटिव कैसे निकालते हैं। इसके बाद एक पॉइंट और समझते हैं। देखो बेटा हमारे पास अभी तक क्या था, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे KW की वैल्यू कितनी आती है, KW की वैल्यू आती है 10⁻⁻14। न्यूट्रल वाटर के लिए H पॉजिटिव आता था 7, या फिर पहले इतना ही समझो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे KW की वैल्यू आती थी 10⁻⁻14। pH स्केल, pH स्केल कितना आता था, pH स्केल आता था 0 to 14, न्यूट्रल pH 7। ठीक है, pKW कितना आएगा 14। अगर pKW 14 है तो pH स्केल कहां से कहां तक एक्सटेंड होगा, 0 to 7 तक एक्सटेंड होगा। एक चीज आपको मैंने अभी समझाई थी बेटा कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस है। अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, KW की वैल्यू बढ़ेगी, KW की वैल्यू बढ़ेगी। मे बी किसी हायर टेम्परेचर पे
आप अगर एज्यूम करें के डब्ल्यू की वैल्यू होगी 10⁻⁻12, बढ़ गई, हायर टेम्परेचर पे के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ गई, तो क्या लगता है पीएच स्केल अभी भी 0 to 14 होगा? सोच लो आराम से, के डब्ल्यू की वैल्यू टेम्परेचर के साथ बढ़ जाएगी, हमने टेम्परेचर बढ़ा के 60 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो क्या अभी भी के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 होगी? नहीं, आप बोलोगे सर 10⁻⁻14 से बढ़ चुकी होगी। मैंने बोला अच्छा ठीक है, चलो 10⁻⁻12 होगी। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या जो आपके पास पीएच स्केल पहले 0 to 14 था, क्या अभी भी 0 to 14 होगा? भाई पीएच स्केल 0 to 14 था 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 to 14 था, क्योंकि पीकेडब्ल्यू की वैल्यू क्या आती थी? पीकेडब्ल्यू की वैल्यू आती थी 14, पीकेडब्ल्यू की वैल्यू 14 आती थी, इसीलिए पीएच स्केल अप टू 14 तक था। इस बार पीकेडब्ल्यू की वैल्यू कितनी आएगी? इस बार पीकेडब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 12। इस बार पीकेडब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 12 आ जाएगी। तो इस बार क्या होगा? इस बार पीएच स्केल या फिर पीओएच स्केल 14 तक एक्सटेंड नहीं करेगा, बल्कि 12 तक एक्सटेंड करेगा, और न्यूट्रल पीएच हो जाएगा 6। मान लो पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल 6 वाला न्यूट्रल हो जाएगा, लेस देन 6 एसिडिक हो गया, मोर देन 6 बेसिक हो गया। देखो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ गई, तो पीएच स्केल छोटा हो गया, याद रख लो। दोबारा लिख देता हूं यहां पे एक समरी बना के, टेम्परेचर इंक्रीज करो, के डब्ल्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी, पी के डब्ल्यू की वैल्यू डिक्रीज होगी, कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव इंक्रीज होगा, तो पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर डिक्रीज होगा। भाई न्यूट्रल के लिए क्या होगा? पीएच डिक्रीज हो गया, पीओएच भी डिक्रीज हो गया, तो पीएच स्केल भी डिक्रीज होगा ही होगा, छोटा हो जाएगा। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी, पी के डब्ल्यू की वैल्यू कम हो जाएगी, और आपको याद रखना है पीएच स्केल भी छोटा हो जाएगा। अब अपने पास आता है तीसरा केस। मान लो हमने टेम्परेचर कम कर दिया, टेम्परेचर कम किया, के डब्ल्यू की वैल्यू अब छोटी हो गई। सपोज करो किसी एक हाई लोअर टेम्परेचर पे के डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 10⁻⁻, जस्ट फॉर एग्जांपल -16। तो क्या लगता है इस बार पीएच स्केल 0 से 14 तक ही होगा? क्या लगता है? के डब्ल्यू की वैल्यू छोटी हो चुकी है, पीके डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पीके डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16, पीके डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 16। तो क्या पीएच स्केल अभी भी 0 to 14 ही होगा, या फिर ये बढ़ चुका होगा? नहीं, आप बोलोगे सर इस बार ये नहीं होगा, बल्कि इस बार पीएच स्केल बढ़ चुका होगा। इस बार ये आएगा अपने पास 0 to 16, 0 to 16, और इस बार न्यूट्रल पीएच होगा 8। तो देखो बेटा कितने अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, मतलब अगर इनसे हम चाहें तो मतलब इतनी सारी चीजें बना सकते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट इतने आ जाएंगे कि हम पूरे के पूरे 4-5 घंटे केवल ये पीएच स्केल ही डिस्कस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट लेकिन एक ही है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, की समझ में आ गई कि कैसे चीजें काम कर रही हैं, तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दिया जाए, आप बड़े ही आराम से उस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या है, की क्या है, दोबारा से समझाता हूं। लिखने के लिए हम चाहें तो इसको अभी और भी काफी डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारे केस बना बना के डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बेटा वो कॉन्सेप्ट या फिर की अगर आपको समझ में आ गई तो जितने भी केस बना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको वो चीज समझ में आ चुकी है, आप कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है ये कि अगर किसी भी क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दिया हो, आप मान के चलो कि वो क्वेश्चन में टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आप पहले वाला कॉन्सेप्ट मानो कि पीएच स्केल 0 to 14 है, जहां पे 7 न्यूट्रल है, 7 से लेस वाला एसिडिक है, 7 से ज्यादा वाला बेसिक है, ये मान के चलो।
लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में बात हो रही है हायर टेम्परेचर की, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, जब टेम्परेचर हमने ज्यादा कर दिया तो KW की वैल्यू बढ़ चुकी होगी। अगर KW की वैल्यू बढ़ जाएगी तो PKW की वैल्यू छोटी हो जाएगी। जैसे आपने यहां पे देखा था, KW की वैल्यू बढ़ गई तो PKW की वैल्यू छोटी हो गई। तो अगर PKW की वैल्यू छोटी हो गई तो जो आपके पास pH स्केल है वो भी छोटा हो जाएगा। अब ये जो pH स्केल है 0 to 14 नहीं रहेगा, बल्कि ये 0 to 12 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर बढ़ाया, KW की वैल्यू बढ़ी, pH स्केल की वैल्यू छोटी हो गई। उल्टा भी सही हो जाएगा, अगर हमने टेम्परेचर कम किया, KW की वैल्यू कम हुई, KW की वैल्यू कम हुई तो जब उसका माइनस लॉग लेंगे वो वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। तो यहां पे क्या है, कम टेम्परेचर पे अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर है तो pH स्केल इस बार बड़ा हो गया होगा, छोटा नहीं आएगा, बड़ा आएगा। इस बार यहां पे भी मैं इसी तरह से लिख देता हूं। क्या याद रखना है आपको? आपको याद रखना है क्या, कि अगर हमने टेम्परेचर कम किया उससे KW की वैल्यू कम हो जाती है, जिससे PKW की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिससे PKW की वैल्यू बढ़ जाती है। इससे pH स्केल बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली POH स्केल भी यहां पे बढ़ जाएगा। P जैसे pH स्केल होता है, जैसे pH स्केल होता है, एग्जैक्टली इन द सेम मैनर POH स्केल भी होता है। जैसे pH स्केल छोटा हो गया, जैसे pH स्केल छोटा हो गया तो वहां पे क्या होगा, POH स्केल भी छोटा हो जाएगा। जैसे pH स्केल यहां पे बड़ा हो गया, वैसे ही यहां पे POH स्केल भी बड़ा हो जाएगा। बेटा ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, इनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब आते हैं अपनी pH कैलकुलेशन पे, जब क्वेश्चन आएंगे तो इनको डिस्कस करेंगे। अब आते हैं अपनी pH कैलकुलेशन पे। pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का pH हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे पहले समझते हैं इस बात को। तो स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोशिएट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोशिएट होते हैं। एक चीज और बेटा ध्यान रखना कि जैसे आप जब हेडिंग देखोगे तो हेडिंग में होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए बता रहा हूं बेटा, वो ही कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी होंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हमें अलग से नहीं पढ़ना, जहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए जो मैं बात बोल रहा हूं वो ही बात स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हो जाएगी। बस फर्क क्या होगा, जहां पे मैंने H पॉजिटिव लिखा है वहां पे अब OH माइनस आ जाएगा, इतना ही डिफरेंस होने वाला है, बाकी किसी भी फॉर्मूले में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं एक बार। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर 100% dissociated. Strong acid are 100% dissociated in solution. जनरली लिख रहा हूं बेटा, हमेशा नहीं लिख रहा हूं, ये बात याद रखना। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये मैंने एक बात जनरली लिखी है, इस बात को खास तौर से ध्यान देना। मैंने आपको लिखा है कि मैक्सिमम केसों में ऐसा होगा, मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर केस में ही ऐसा हो जाए। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं, बहुत ही सिंपल है भाई। जैसे हमारे पास है HCl की कितने दिए मैंने, चलो पहले HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोशिएट होगा, ये बनाएगा H पॉजिटिव और Cl माइनस। मेरे पास है 10⁻⁻4 मोलर HCl का, मेरे हाथ में है, यहां पे पानी है, पानी में कुछ नहीं है, हाथ में है 10⁻⁻4 मोल HCl के, मैंने हाथ से छोड़ दिए पहले। अच्छा, सोल्यूशन में H पॉजिटिव कितना था, 0, मैंने हाथ से छोड़ दिए, वाटर में आए, हाथ में कितने रह गए भाई, हाथ से तो मैं छोड़ ही चुका हूं ना, हाथ में तो कुछ नहीं बता, 0 बचा। वाटर में कितने आ गए, 10⁻⁻4, Cl माइनस कितना होगा, 10⁻⁻4। हमें कैलकुलेट करना है pH, तो pH निकाल लेते हैं। pH हो गया माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कितना है 10⁻⁻4। तो ये आंसर कितना आ गया, pH यहां से आ जाएगा बेटा 4, pH यहां से आ जाएगा कितना, 4। ठीक है, अगर हमारे पास कोई इस तरीके का स्ट्रॉन्ग एसिड है लाइक H2SO4,
कोई एसिड ऐसा है H2SO4, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा डिसोशिएट होगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस माइनस, ये है हमारे पास बेटा। हमारे पास ये कितना है 1 मोलर, यहां पे कितना होगा 0 मोलर, यहां पे कितना होगा 0 मोलर। 1 मोलर तो अभी नहीं लेके चलते हैं क्योंकि 1 मोलर तो कंसंट्रेट हो जाएगा, वो उसका मैं एक के बाद बताऊंगा। यहां पे हम मानते हैं कि भाई H2SO4 का कंसंट्रेशन है हमारे पास 10⁻⁻5, बाद में ये 0 हो गया। अब आप देखो बेटा 1 मोल H2SO4 का 2 मोल H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा, तो यहां पे हमारे पास कितना हो जाता है 2 × 10⁻⁻5, ये कंसंट्रेशन आ गया H पॉजिटिव का। SO4 माइनस माइनस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻5 ही होएगा। यहां पे हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव का कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव हो गया 2 × 10⁻⁻5। हमें निकालना है pH। pH निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस लॉग 2 × 10⁻⁻5। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 5 माइनस, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं बच्चों को, एक बार मैं सॉल्व कर देता हूं पूरा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे मैंने किया। ये हो जाएगा log m × n, तो हम इसको लिखेंगे माइनस log 2 माइनस log 10⁻⁻5। ये log m पावर n है जिसको हम n log m कर सकते हैं। तो जब -5 इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा बेटा, ये अपने पास आ जाएगा log 5 माइनस log 2। ठीक है, log ओके, यहां पे आएगा 5 log 10, ये आ जाएगा 5 log 10 5 log 10। तो 5 log 10 की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा, ये आ जाएगी 5 log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3010 होती है। हम यहां पे 0.3 भी मान लेंगे तो भी हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो इसका pH आने वाला है बेटा 4.7। इस तरह से हम स्ट्रॉन्गर एसिड के लिए बड़े ही आराम से चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको याद रखना है कि भैया कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आपको निकालना है। मोनो बेसिक जिसके पास n फैक्टर 1 है, उनके लिए लाइक HCl, HBr, HI, HClO4 इस तरीके के एसिड जिनके पास केवल एक ही H पॉजिटिव है, उनके लिए तो फॉर्मूला सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला काम करता है। लेकिन अगर हमारे पास डाई बेसिक एसिड हो तो जो एसिड का कंसंट्रेशन होगा H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन उसके जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल करके बताता हूं। जैसे अगर हमने मान लिया कि भाई हमारे पास, चलो इस बार हमारे पास क्या है, हमारे पास H2SO4 है और H2SO4 डिसोशिएट हो रहा है किसमें, H2SO4 डिसोशिएट हो रहा है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस माइनस में। मैंने आपको बोला कि भाई ऐसा है, मेरे पास है 49 ग्राम H2SO4 का प्रेजेंट है इन 250 ml, और आपको मुझे इसका pH बताना है। आपको मुझे इसका क्या बताना है बेटा, pH बताना है। तो सबसे पहले तो आपने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कैलकुलेट किए। वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 98। कितना मोल आ गया बेटा, 0.5 मोल आ गया। अब आपको निकालनी पड़ेगी मोलरिटी, H2SO4 की मोलरिटी, वो कितनी हो जाएगी 0.5 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इन किस में लेना है, हमें ml में नहीं लेना है, लीटर में लेना है। तो क्या हो जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा 1/4। तो यहां पे ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 मोलर। ये हमारे पास आ जाएगा कितना बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 मोलर। अब ये 2 मोलर है मेरे पास, H2SO4 कितना है 2 मोलर। तो फिर से मैं लिख लेता हूं, H2SO4 प्रोवाइड 2H पॉजिटिव प्लस HSSO4 माइनस माइनस, ये कितना है 0 0 0।
बाद में कितना हुआ 040। अब यहां पे हमारे पास H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना आ गया, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन आ गया 4 मोलर। H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना आ गया बेटा 4 मोलर आ गया। अब यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हमें pH निकालना है, तो हमने फिर से लिखा pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव 4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस लॉग 2/2 क्या आ जाएगा -2 log 2 कितना आ गया -0.6। pH इस सॉल्यूशन का हो गया -0.6। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो pH निगेटिव आ रहा है, सर ये तो pH निगेटिव आ गया, क्या निगेटिव pH होता है? हाँ बेटा, अगर हमारे पास सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर से ज्यादा है तो निगेटिव pH हो सकता है। उसको एक्सपेरिमेंटली सॉल्व करते हैं, एक एक्टिविटी कोफिशिएंट और होता है उससे भी हम सॉल्व करते हैं, वो भी आपको समझाऊंगा, लेकिन हाँ निगेटिव pH हो सकता है। अगर मैंने ये मान लिया कि यहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% दे रखी है, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% दे रखी है, वो पूरा का पूरा टूट गया, वो पूरा का पूरा डिसोशिएट हो गया, तो ये बात सही है, 2 मोलर H2SO4 से 4 मोलर H पॉजिटिव बनेंगे। 2 मोलर H2SO4 से 4 मोलर H पॉजिटिव हमारे पास बनने वाले हैं, और 4 मोलर H पॉजिटिव की वजह से जो pH आएगा वो कितना आएगा -0.6। तो pH तो नेगेटिव हो सकता है, आप चाहो तो देख लो सर्च करके, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां पे pH नेगेटिव आता है। pH तो नेगेटिव हो सकता है। अब बात आई क्या इसको pH स्केल पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इसमें बच्चों को रियली में कंफ्यूजन होगा। यहां तो कैलकुलेशन आप समझ सकते हो, कैलकुलेशन करिए, सर ने समझ में आ गया कि भाई माने सर, लेकिन जब मैं आपसे बोलूंगा क्या उनको pH स्केल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बेटा पहली वाली डेफिनेशन जो मैंने आपको सबसे पहले बताई है pH स्केल की, वो वाली डेफिनेशन अब हमारे को काम आने वाली है। वो डेफिनेशन क्या थी? वो डेफिनेशन थी कि pH स्केल जो था वो 1 मोलर सॉल्यूशन से कम बालों के लिए वैलिड है। ये 1 मोलर नहीं है, ये 1 मोलर से ज्यादा है, तो pH नेगेटिव है, लेकिन इसको pH स्केल पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता भाई। pH स्केल तो अलग चीज है, pH स्केल तो 1 मोलर से कम बालों के लिए है, ये तो कैटेगरी अलग हो गई, इसको pH स्केल पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये एक अलग कैटेगरी है जहां पे pH की वैल्यू, जहां पे आप बोल सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड H पॉजिटिव इज मोर देन 1 मोलर, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक दूसरा सिस्टम चाहिए होगा, हमें एक दूसरा सिस्टम चाहिए होगा, जो कि बहरहाल हमारे पास अभी नहीं है। हमें सिंपल सा ये याद रखना है, जो याद रखना है वो बताता हूं बेटा, कि pH नेगेटिव हो सकता है, pH नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इसको pH स्केल पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि pH स्केल जो है वो केवल 1 मोलर से कम वाले सॉल्यूशनों के लिए बनाया गया है। 1 मोलर से ज्यादा वाले सॉल्यूशनों के लिए pH स्केल वैलिड नहीं होता है। सिंपल। जैसे मैंने बेटा यहां पे आपको pH की कैलकुलेशन करके दिखाई, उसी तरीके से हम pOH की कैलकुलेशंस भी कर सकते थे। एक दो क्वेश्चन मैं आपको उसका भी, चलो पहले उसको बाद में ही कराता हूं, पहले एसिड वाला कुछ और केस देखते हैं, बढ़िया केसेस जिसमें आपको अच्छा लगेगा। देखो बेटा, अब ये केस देखो, यहां पे हम मानते हैं कि भाई एक सॉल्यूशन है जिसमें हमें HCl दे रखा है 10⁻⁸ मोलर। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ भी क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, कई बार न्यूमेरिकल आता है, कई बार अपना कॉन्सेप्चुअल किया फॉर्म में जाता है। और मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया और मैंने बोला बेटा जरा इसका pH बताओ, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे हाँ सर मैं बिल्कुल बता दूंगा। आपने अभी मुझे बताया है कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग pH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। यहां पे ये हमें pH का फॉर्मूला पता है, उससे क्या करेंगे, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻, क्या लिखोगे आप बेटा, लिखोगे 8
फिर आपने सॉल्व किया, आपने तुरंत आंसर दिया मुझे, सर पीएच हो गया 8। मैं बोलूंगा ठीक है बेटा, तुम्हारा आंसर तो मैथमेटिकली तो सही लग रहा है, लेकिन मुझे लॉजिकली सोच के बताओ कि तुमने सॉल्यूशन में मिलाया है एसिड HCl। भाई तुमने तो सॉल्यूशन में एसिड मिलाया है ना HCl। आप बोलोगे यस सर मैंने एसिड मिलाया है, तो मैं आपसे पूछूंगा फिर बेटा तो आपका पीएच जो है वो सॉल्यूशन का वो एसिडिक होना चाहिए। भाई आपने सॉल्यूशन में एसिड मिलाया तो सॉल्यूशन शुड बी एसिडिक। आप बोलोगे ये भी बात सही है सर, सॉल्यूशन एसिडिक ही होगा, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ एसिड मिलाया तो एसिडिक ही होगा। तो मैंने तुम्हें याद दिलाया यार, तुम्हें तो अभी पता ही है, हमने पीएच स्केल अभी तो पढ़ा है कि एसिडिक सॉल्यूशन के लिए पीएच तो 7 से कम आता है, तुम्हारा तो ज्यादा आ रहा है। आपने बोला सर फिर से बताओ क्वेश्चन, समझ नहीं आया। मैंने बोला बेटा देखो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू 7 से कम आनी चाहिए। बोले हाँ सर बात सही है। तो मैंने कहा बेटा तुमने मिलाया है एसिड, एसिड मिलाने से पीएच 7 से कम आना चाहिए, लेकिन तुम्हारा तो 7 से ज्यादा आ गया, मतलब ये तो बता रहा है कि सॉल्यूशन एसिडिक नहीं है बल्कि बेसिक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल कोई मिस्टेक हो रही है। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ सर आप सही बोल रहे हो, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट में मिस्टेक रह गई है जिसको मुझे नहीं पता। इसी वजह से एसिड के मिलाने पे भी मेरा पीएच कितना आ गया, मेरा पीएच आ गया कितना 7 से ज्यादा। तो मैं आपको फिर से बोलूंगा बेटा अभी ये देखो मैंने बेटा आपको कॉन्सेप्ट समझाया नहीं है इसीलिए आपने ये मिस्टेक कर दी। अब मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अब आप मिस्टेक नहीं करोगे। देखो हमारे पास पीएच का फॉर्मूला है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। हमें H पॉजिटिव से मतलब है, वो H पॉजिटिव कहां से आ रहे हैं हमें मतलब नहीं, वो H पॉजिटिव कहां से आ रहे हैं हमें मतलब नहीं। तो आपने बोला सर और डिटेल में बताओ। मैंने कहा देखो बेटा वाटर में H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इन वाटर कितना है, आप बोलोगे सर 10⁻⁻⁷। और मैंने कहा आपने बाहर से एसिड मिलाया, बाहर से जो एसिड मिलाया वो कितना मिलाया, आप बोलोगे सर 10⁻⁸ 10⁻⁸। तो मैं आपसे पूछूंगा कि अब मुझे बताओ सॉल्यूशन में टोटल H पॉजिटिव कितना हो गया। मैंने आपसे बोला बताओ बेटा मुझे सॉल्यूशन में टोटल H पॉजिटिव कितना हो गया। मुझे देखो मैं फिर से बताता हूं बेटा, यहां पे हमें H पॉजिटिव से मतलब है, वो H पॉजिटिव कहां से आ रहा है, वाटर से आ रहा है, एसिड से आ रहा है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चाहिए H पॉजिटिव। इस क्वेश्चन में आपने गलती क्या करी वो बताता हूं। सबसे पहले आपने केवल उन H पॉजिटिव को कंसीडर किया जो कि आए थे एसिड से, आपने एसिड से आने वाले H पॉजिटिव को कंसीडर कर लिया और वाटर में जो H पॉजिटिव ऑलरेडी है आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो आप बोलोगे सर आपने पहले तो नेग्लेक्ट कर दिया था, पहले भी तो आपने यही किया था। मैंने अभी H2SO4 के 2 क्वेश्चन बता दिया, HCl का 1 क्वेश्चन बता दिया, उसमें आप बोलोगे सर उसमें आपने वाटर कंसीडर क्यों नहीं किया। तो मैं बोलूंगा बेटा देखो वहां पे क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव बहुत ज्यादा था 10⁻⁷ से, ये 10⁻⁵ भी बहुत ज्यादा है 10⁻⁷ से। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव दैट कम्स फ्रॉम द एसिड, वो H पॉजिटिव जो एसिड के थ्रू आते हैं अगर वो ज्यादा हो तो 10⁻⁷ के कंपैरिजन में उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर कोई फिक्स रूल है, मैं कहूंगा हाँ बेटा फिक्स रूल है। जब भी कंसंट्रेशन, इसको मैं लिखूंगा यहां पे, whenever concentration of H positive that comes from acid is more than 10⁻⁶ molar, concentration of H positive that comes from the water can be neglected। जब भी आपके पास H पॉजिटिव, वो H पॉजिटिव जो कि एसिड से आ रहे हैं, जो एसिड से आ रहे हैं, वो अगर 10⁻⁶ से ज्यादा है तो आप वाटर से आने वाले H पॉजिटिव को मत काउंट करो। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमने क्या किया, यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ
H positive that comes from the acid, concentration of H positive that comes from the acid is less than 10 to the power minus 6, then we have to count the concentration of H positive which comes from water also. अगर H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन जो एसिड से आ रहा है, अगर एसिड से आने वाले H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन 10 to the power minus 7 से 6 से कम है, तो हमें वो H पॉजिटिव भी ऐड करने पड़ेंगे जो कि कहां से आ रहे हैं, जो कि आ रहे हैं अपने वाटर से। तो इसका मतलब अब देखते हैं भैया यहां पे क्या हो गया, यहां पे H पॉजिटिव टोटल का फॉर्मूला हो गया अपने पास क्या कि भाई एक H पॉजिटिव तो वो है जो कि एसिड से आए हैं और एक H पॉजिटिव वो है जो कि वाटर से आए हैं, वाटर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। जो एसिड से आए हैं वो कितना है, वो है 10 to the power minus 8 और जो वाटर से आ रहे हैं वो कितना आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 10 to the power minus 7। अब इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करने से जो भी आएगा वो ही अपना आंसर होगा। तो इनको ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूं, ये रहता है 10 to the power minus 8, इसको हम लिख सकते हैं 10 into 10 to the power minus 8। आप 10 to the power minus 7 को 10 into 10 to the power minus 8 ले सकते हो। अब इन दोनों में से मैं 10 to the power minus 8 कॉमन ले लूंगा, इन दोनों में से मैं 10 to the power minus 8 कॉमन ले लूंगा। क्या आएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा ये, तो नेक्स्ट टॉपिक अभी तो हम इसी पे चले, तो यहां पे एक एक्स्ट्रा पेज लेते हैं। तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव टोटल कितना आएगा, 10 to the power minus 8 मैंने बेटा कॉमन लिया है, तो अंदर क्या बचा 1 plus 10, ये आ गया 11 into 10 to the power minus 8 मोलर। ये हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव हो गया। अब ये टोटल H पॉजिटिव है, अब इसका pH काउंट करते हैं, इससे मैं pH कैलकुलेट करता हूं, देखते हैं जरा क्या आएगा। ये आ जाएगा log माइनस log 11 माइनस log 10 to the power minus 8, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा 8 माइनस log 11। अब आपको एक छोटी सी बात तो याद रखनी पड़ेगी, देखो log 10 की वैल्यू होती है 1, log 1 की वैल्यू होती है 0, log 100 की वैल्यू होती है 2। तो जरा मुझे सोच के बताओ log 11 10 से ज्यादा है लेकिन 100 से कम है, log 11 10 से ज्यादा है लेकिन 100 से कम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि log 11 की वैल्यू 1 से ज्यादा आनी चाहिए लेकिन 2 से कम आनी चाहिए। सोच लो दोबारा से बेटा, log 10 की वैल्यू है 1, log 100 की वैल्यू है 2, तो log 11 की वैल्यू 1 से बड़ी आनी चाहिए और 2 से छोटी आनी चाहिए। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी, अब ये क्या आएगी, ये आएगी, मैं लिख देता हूं क्योंकि कैलकुलेशन तो हमें लॉग टेबल लेके करनी पड़ेगी, मोर देन 1। ये वैल्यू हर हाल में मोर देन 1 ही होगी। और 8 माइनस समथिंग मोर देन 1 क्या आएगा, हैज टू बी लेस देन 7, लेस देन 7। ये आंसर हर हाल में बेटा आपके पास लेस देन 7 ही आएगा। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आंसर ऑलमोस्ट 6.9 आ जाता है। इसका मतलब आपको याद रखना है कि बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन दे रखा हो तो आपको एसिड के साथ साथ वो H पॉजिटिव भी लेने हैं जो कि कहां से आ रहे हैं, जो आ रहे हैं अपने वाटर से। इस तरह के क्वेश्चन बेटा काफी पॉपुलर है, काफी बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले सालों में फिर से काफी बार पूछे जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग एसिड में से जो क्वेश्चन आता है वो इस टॉपिक पे बेस होता है। अब देखो बेटा बेस वाला मैं आपको एक दो एग्जांपल बता देता हूं। जैसे पहले मैंने बोला भाई कि ऐसा है हमारे पास NaOH है, कितना है NaOH, 4 ग्राम है NaOH, कितने में, इन 100 ml में, और हमें इसका pH बताना है। तो एग्जैक्टली जैसे हमने pH कैलकुलेट किया था वैसे ही पहले pOH कैलकुलेट करेंगे। भाई नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स हो गए 4/40 0.1। ठीक है, इसको मैं कुछ और कम करूंगा बेटा,
ताकि हमें थोड़ा आंसर बढ़िया लगे। 1000 ml, 1000 ml, 4 ग्राम इन 1000 ml है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो NaOH के कितने आ जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स 4/40, 0.1 आ गया। अब हमारे पास मोलरिटी कितनी आ जाएगी, मोलरिटी आ जाएगी 0.1 डिवाइड बाय 1, 0.1 आ गई। ये NaOH जो होता है ये तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो पूरा टूट जाएगा Na पॉजिटिव और OH माइनस में, तो 0.1 मोल ऑफ NaOH प्रोवाइड 0.1 मोल ऑफ OH माइनस। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बिकम 0.1। आप इसका POH कैलकुलेट करिए। पहले कैसे करोगे बेटा POH कैलकुलेट, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो POH कितना आ गया, ये आ गया माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस लॉग 0.1। ये वैल्यू कितनी आएगी, POH अपने पास सिंपली आ गया 1, POH सिंपली कितना आ गया 1 आ गया। अगर POH 1 है तो pH कितना होगा, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अगर POH आपके पास 1 है तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। यहां से pH कितना आ गया 14 माइनस POH, जो कि कितना आ गया 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 13। तो बेटा यहां पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा pH इज इक्वल टू कितना आएगा 13 आएगा। ठीक है बेटा, ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए कुछ इस तरीके का बेस है, एक दो क्वेश्चन और समझाता हूं आपको। कुछ हमारे पास इस तरह का बेस है, CaOH होल ट्वाइस है, CaOH होल ट्वाइस। अब ये उसी तरीके का केस हो जाएगा जैसे मैंने H2SO4 का बताया था बेटा आपको, ठीक है, H2SO4 का बताया था, ये उस तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा। यहां पे हमारे पास इसका कंसंट्रेशन दे रखा है भाई 0.002 मोलर। ये है CaOH होल ट्वाइस का कंसंट्रेशन। जब ये डिसोशिएट हुआ, पहले तो देखो बेटा 0 था, बाद में ये 0 हो गया, ये 0.002 हो गया, ये कितना हो गया 0.002 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो गया कितना आ गया बेटा, ये आ गया 0.004, या फिर आप लिख सकते हो 4 इंटू 10⁻³ ये हमारे पास हो गया कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है POH। तो POH निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना आ जाएगा, माइनस लॉग 4 इंटू 10⁻³ इसको क्या ले सकते हैं बेटा, आप ले सकते हो माइनस लॉग 4 माइनस लॉग 10⁻³ इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 3 माइनस लॉग 4 को क्या ले सकते हो 2⁻2, जिसको आप क्या कर सकते हो, उसको कर सकते हो 3 माइनस 2 लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये होती है 0.3, ओके, 0.01 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, आंसर में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा 0.6, सो 3 माइनस 0.6 आंसर बिकम द 2.4। तो यहां पे बेटा हमारा POH कितना आया है 2.4। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में हमसे pH पूछा जाए तो pH क्या हो जाएगा 14 माइनस POH, क्या आंसर आने वाला है, ये अपने पास आ जाएगा 14 माइनस 2.4, ये आ जाएगा अपने पास 11.6। PH इज इक्वल टू 11.6, ये अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, अब एक क्वेश्चन और देखेंगे, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, कल से हम स्टार्ट करेंगे मिक्सचर ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को इसमें भर भर के डाउट होते हैं, उनको बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं, और केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम स्पेशली डाउट रहते हैं। और आयनिक इक्विलिब्रियम तो बेटा एक ऐसा चैप्टर है जो मेडिकल स्टूडेंट्स को आना चाहिए, क्योंकि आपको जो कैलकुलेशन यूज करनी पड़ती है वो इसी तरीके की छोटी कैलकुलेशंस होती हैं जो आप रियल वर्ल्ड में आगे जाके अपने कॉलेज में स्टडी करने वाले हो। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और जिस क्वेश्चन में हम क्या मानेंगे कि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूटेड है। तो NaOH है हमारे पास
और NaOH आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये टूटेगा Na पॉजिटिव और साथ में OH माइनस में। यहां पे भी मैं आपको कुछ, अब तो आप कंफ्यूज नहीं हो गए क्योंकि अब तो आपको समझ में आ गया। मैंने आपको बोला चलो ये ही डाटा ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी है, आपने फैमिलियर भी हो इस डाटा से, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैंने बोला बेटा जरा मुझे इसका POH कैलकुलेट करके बताओ। आपने बोला सर POH इज इक्वल टू 8। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, तुमने मैथमेटिक्स लगाई, तुमने फॉर्मूला लगाया, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये लगा दिया। मैथमेटिकली तो ये सही लग रहा है, अब कॉन्सेप्चुअली सोच के बताओ। मैंने कहा बताओ बेटा कि अगर न्यूट्रल वाटर है तो POH कितना आएगा 7। आप बोलोगे हाँ सर न्यूट्रल वाटर है POH 7 है। मैंने कहा अगर उसमें और ज्यादा हम OH माइनस को मिलाएं तो OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो POH 7 से कम आना चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर 7 से कम आना चाहिए। मैंने कहा लेकिन बेटा तुम्हारा तो ज्यादा आ रहा है। अरे ये जो POH 8 आया, अगर POH 8 आया है तो pH हो गया 6। अगर POH 8 आया तो pH कितना आएगा 6, और तुम्हारा सॉल्यूशन हो रहा है एसिडिक, गड़बड़ क्या हो रही है। आप बोलोगे हाँ सर लॉजिक तो आप सही बोल रहे हो कि भाई मेरा POH आया है 8 तो pH होना चाहिए 6 होना चाहिए तो सॉल्यूशन होना चाहिए एसिडिक। अरे मैं मिला रहा हूं बेस तो सॉल्यूशन एसिडिक कैसे आ गया। तो बेटा बात वही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन के लिए हम वाटर का भी H पॉजिटिव काउंट करते हैं। यहां पे भी सॉल्यूशन काफी डाइल्यूट है तो यहां पे आपको OH माइनस का कंसंट्रेशन जो वाटर से आ रहा होगा उसको भी काउंट करना पड़ेगा, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था। तो हमारे पास OH माइनस टोटल कितना आने वाला है, ये आने वाला है OH माइनस that comes from base plus OH minus that comes from water। देखते हैं OH माइनस जो बेस से आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, बेस से आएगा हमारे पास 10⁻⁻8 और वाटर से कितना आएगा, वाटर में आएगा 10⁻⁻7। ठीक है, तो यहां पे हम इसको फिर से ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 11 इंटू 10⁻⁻8, इसका लॉग लेंगे तो POH कितना आ जाएगा, POH आ जाएगा 8 माइनस लॉग 11। ठीक है बेटा, ये क्या आ जाएगा 8 माइनस लॉग 11। आपको मैंने अभी बताया था कि थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करके ये आंसर करीब 6.9 आ जाता है। ठीक है, 6.91 के आसपास आएगा, 6.9 लिख लेते हैं। POH आ गया 6.9 तो pH कितना आएगा, आप बोलोगे सर pH आएगा 7.1। अब ये सही है, ये एक्सेप्टेबल है। क्यों एक्सेप्टेबल है, क्योंकि भाई आपने मिलाया था बेस तो pH तो बेसिक आना चाहिए था। ठीक है बेटा, तो देखो आज हमने क्या किया बेटा, हमने एक तो मैंने आपको सबसे पहले जो KW का बचा हुआ पार्ट था टेम्परेचर के साथ उसका वेरिएशन कैसे होता है वो कराया। फिर टेम्परेचर के वेरिएशन वाले क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के जगह जगह से PYQ वाले कराए हैं। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन जो बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे लोएस एसिड क्या होता है, ब्रोनिस्टेड एसिड क्या होता है, उस तरीके के वाले मैंने आपको क्वेश्चन समझाए बहुत सारे। फिर हमने pH स्केल को समझा, pH स्केल को समझा लेकिन एडवांस लेवल पे समझा। हमने ये भी समझा कि जब टेम्परेचर चेंज होगा तो pH स्केल का क्या होगा, और ना ही केवल pH स्केल में आप पारंगत हुए, आपने साथ साथ POH को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दे दी है अपने क्वेश्चंस में। जैसे मैंने आपको pH स्केल समझाया, इक्वली एफिशिएंटली आपको POH स्केल भी समझ में आया होगा। जैसे मैंने आपको वीक स्ट्रॉन्ग एसिड का pH निकालना समझाया, 3 केस बता दिए, बहुत ज्यादा देखो, एक तो नॉर्मल वाला बता दिया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाला भी बता दिया और बहुत डाइल्यूट वाला भी बता दिया। तीनों केस बता दिए, बेस के भी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं बेटा। अब हम जब अपनी अगली क्लास में मिलेंगे तो हम मिक्सचर की बात करेंगे कि 2 स्ट्रॉन्ग एसिड और 2 स्ट्रॉन्ग बेस को या फिर एसिड और बेस को मिला दें तो नए pH का फॉर्मूला क्या आता है। इसको करने के बाद मैं आपको फिर से कल कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो आज के हमारे टॉपिक पे बेस होंगे। तो आज आप कुछ क्वेश्चन खुद अपने आप से करो, जो मैंने बताया है खुद क्वेश्चन आप ढूंढ ढूंढ के खुद करो, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा क्लास में। तो अगली क्लास में मिलेंगे बेटा और इस चैप्टर को फिर से आगे बढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगे। तो अगली क्लास में मिलते हैं बेटा। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय स्टूडेंट।